नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल की वीडियो में, इस वीडियो के अंदर नेपाल के बारे में, जिसमें इंडिया उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। किस चीज को लेकर? पाम ऑयल को लेकर। इंडिया में जो पाम ऑयल है काफी ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है, जो पहले मलेशिया से, इंडोनेशिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराया जाता है। और इंपोर्ट कराने के दौरान काफी लंबा व्यापार का सेक्शन चलता रहा है अलग अलग देशों के साथ में। लेकिन हालात को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, और कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर नेपाल ने जानकर चाइनीज गवर्नमेंट के या चाइना की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आकर, प्रेशर में आकर, कुछ लीपू लेक को लेकर, हमारी टेरिटरी को लेकर कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश करी थी। तो शायद उसका इंपैक्ट अब कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है, जिसमें सरकार ने बैन लगाने का प्रयास किया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट से खाली इस ऑयल वाले सेक्शन से 2017-18 या 18-19 के अंदर 16 बिलियन का व्यापार किया गया है नेपाल के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल के आधार पर। तो कहा जा सकता है कि कुछ परिस्थितियां बदलने वाली हैं। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगा मलेशिया वाला वो सारा सेक्शन, कि मलेशिया को क्यों बैन किया गया है। मलेशिया के बारे में बताएंगे, फिर इंडोनेशिया वाले सेक्शन के बारे में बताएंगे, इंडोनेशिया के बाद में हम फिर नेपाल वाले सेक्शन पर आएंगे। तो धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एग्जाम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार सारे पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब IAS विद हरि मोहन को यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए हमारी वीडियोस को इन सभी चैनल्स पर, ताकि आपको अपडेशन मिलती जाए। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप तैयारी से रिगार्डिंग कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी कंफर्म कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और यदि आप एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं तो प्रिपेयर्ड सिलेबस जो है आपके पास मिल सकता है पेन ड्राइव के रेफरेंस से और ऑनलाइन पोर्टल से। तो इसको चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं कि पाम ऑयल कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली बात, पाम ऑयल की समझ पाने के लिए पाम ऑयल क्या होता है, यहां पर एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस लंबी लिस्ट को सबसे पहले देखिएगा कि इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सभी को बनाने के लिए पाम ऑयल चाहिए, चाहे कुकिंग ऑयल हो, कॉस्मेटिक्स हो, नूडल, पिज्जा, शैम्पू, आइसक्रीम, सोप, डिटर्जेंट, लिपस्टिक, चॉकलेट, कुकीज, कैंडीज, बेवरेजेस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड ब्रेड, सोप, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, बहुत लंबी लाइन है। अब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो डिमांड जब बढ़ रही है तो इंडिया को किसी भी परिस्थिति में भाई ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो पाम ऑयल है, इस रेड कलर के पल्प टाइप के फ्रूट से निकलता है, जिसे क्रश करके रॉ मटेरियल होता है, उसे फिर इंडस्ट्रीज में चेंज किया जाता है। रॉ से फिर इसे निकालकर इंडिया को भेजा जाता है। ये जो फूड ऑयल है ये हर तरीके से यूज किया जाता है इंडिया में, और लॉन्ग ड्यूरेशन से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हालांकि जिस हिसाब से विदेशों के साथ इंडिया के या अदर इकोनॉमी को देखते हुए चेंजेस आते जा रहे हैं, तो इसकी डिमांड पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। अब पाम ऑयल जो होता है रॉ में निकाला जाता है। रॉ में निकालने के बाद इंडस्ट्रीज के अंदर, यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है। क्रूड ऑयल निकालने के बाद इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, यहां पर इसको रिफाइन किया जाता है। अब रिफाइन अगर किया जाता है तो रिफाइन करके इसे तैयार किया जाता है। तैयार करके अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया जैसे देशों को बेचा जाता है। बेचने के बाद में इंडियंस जो हैं इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर आप सबके घरों में इसकी सप्लाई करते हैं। इसकी सबसे ज्यादा जो डिमांड या सबसे ज्यादा जो सेक्शन निकलता है ये मलेशिया में, इंडोनेशिया के बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड है। इसकी अलग अलग कंट्रीज में इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। ये जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं इन सभी के अंदर इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। जितने ये रेड जोन के एरियाज हैं यहां पर इस फ्रूट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और सबसे ज्यादा ऑयल बनाया जाता है। अब
जब ऑयल बनाया जाता है तो कुछ टाइम पीरियड पहले की बात सुनते हैं कि भाई इंडिया ने लॉन्ग ड्यूरेशन से काफी अच्छे व्यापार के संबंध कश्मीर से बना रखे थे, सॉरी कश्मीर नहीं, मलेशिया से बना रखे थे, और मलेशिया से काफी भारी मात्रा में ऑयल को परचेज किया जाता था। ऑयल जो परचेज किया जाता था ये क्रूड में भी परचेज किया जाता था और रिफाइंड फॉर्म में भी परचेज किया जाता था, और भारी मात्रा में इंडिया के मलेशिया से अच्छे संबंध बनते जा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम पीरियड पहले क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड पहले वहां के एक हावी लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया मलेशिया के पीएम ने कि भाई कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग देश है, भारत ने इसमें जबरदस्ती घुसपैठ करी है, और क्योंकि भारत ने घुसपैठ करी है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने ऐसी स्टेटमेंट खाली एक ही जगह नहीं दी, यूएनओ तक उसने यहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट करके कश्मीर को लेकर अलग अलग मुद्दों पर शोर मचाने का प्रयास किया, जबकि इंडिया से बहुत अच्छे संबंध थे। अब बात करते हैं कि क्या खाली इंडोनेशिया या मलेशिया ही करते हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा भारी मात्रा में इंडोनेशिया में क्रूड ऑयल बनता है, मलेशिया फिर अलग अलग कंट्रीज में बनता है। अभी हमारा जो रिलेशन थे ये रिलेशन हमारे मलेशिया के साथ थे, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज की कमी थी जिसके अंदर अगर हम क्रूड ऑयल ले भी लेते इंडोनेशिया से तो हमें उसको रिफाइन करने के लिए इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती जो भारी मात्रा में खर्चा था, जो कि नहीं लगी हुई थी। इसलिए इंडिया को मलेशिया की तरफ बढ़ना पड़ा, इंडोनेशिया से हम नहीं खरीद पा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब मलेशिया के पीएम ने उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स भारत को लेकर दी तो भारत ने भी काफी प्रयास किए। तो इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल और गुड्स को लेकर। रिस्ट्रिक्शंस क्या लगानी स्टार्ट कर दी कि अब इंडिया एक तरफ से व्यापार कर रहा है और दूसरी तरफ से आप इंडिया की ही बॉयकॉट करने लगे हुए, इंडिया की ही बुराई करने लगे हुए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बार्स लगाए, कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी कि भाई इस तरीके से काम नहीं चलता, हम यहां से परचेज नहीं करेंगे। उस परिस्थिति के अंदर फिर से अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी। प्रॉब्लम क्या बढ़ी कि अब इंडिया को तो ऑयल चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, और इंडिया को अगर ऑयल चाहिए तो मलेशिया के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, और इंडिया इस एक तरफ से अपनी बेइज्जती को भी नहीं होते हुए देख सकता था। उस परिस्थिति के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एनालाइज किया और कुछ कंडीशंस लगाई। अब इंडिया ने 39 लाइसेंसेस को इंपोर्ट के जो लाइसेंस थे, जहां से 4.5 लाख टन का पाम ऑयल जो था इंपोर्ट किया जाता था, उनको रद्द करने का डिसीजन ले लिया। इसके अंदर शुरुआत के अंदर नेपाल और बांग्लादेश को रियायत दी गई थी जनवरी के अंदर, क्योंकि नेपाल और जो बांग्लादेश है, खासकर नेपाल 2017 से जब इंडोनेशिया और मलेशिया का नाम आता था तो भारत के टाइम पीरियड में काफी इन्होंने पैसा कमाया। धीरे धीरे समय बदलता गया। जनवरी की बात है, जनवरी के अंदर एक तरफ मलेशिया पर बैन लगाए जा रहे थे और नेपाल जो था वो भी मलेशिया से ही ऑयल लेकर हमारे को दे रहा था। फर्क क्या था कि मलेशिया से जो नेपाल तेल लेकर दे रहा था उसमें बेनिफिट था हमारे को, क्या कि ट्रेड फ्री, हमें जो टैक्स फ्री हमारे को ऑयल मिलता था। अब टैक्स फ्री ऑयल मिलता था, इधर से मलेशिया के साथ संबंध खराब हुए, लेकिन मलेशिया की डिमांड हमने डायरेक्ट बंद करी तो इनडायरेक्ट जो था वो देश में कहीं ना कहीं से ऑयल घूमकर आ रहा था। इस पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल का जो व्यापार था दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और लगभग 31 मार्च तक ये 500 गुना के सेक्शन तक पहुंच गया, यानी बहुत बड़ा। कहा जाता है, रिकॉर्ड के एक सर्वे के अनुसार पता चला कि 900 मिलियन का व्यापार इंडिया करता है। किससे करता है? नेपाल से करता है। अब नेपाल से करता है क्योंकि साफ्टा की नीति के अंतर्गत आपस में एक ट्रेड की सिग्नेटरी है, सिग्नेटरी का मतलब साइन किए हुए हैं, जिसके अंदर एक दूसरे पर ट्रेड बैरियर्स यानी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक तरफ मलेशिया से हालात खराब होने लग रहे हैं, नेपाल से हमारे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम इधर भी बढ़ने लगती है। इधर क्या बढ़ने लगती है? राइजिंग ऑफ ड्यूटी फ्री एडिबल ऑयल वाज डिस्टर्बिंग ट्रेड इन इंडिया, कि भाई बिना हम कोई टैक्स लिए
ट्रेड तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छा पॉइंट है। दोनों के संबंध सुधर रहे थे जनवरी के। अब परिस्थितियां बदलती है। एक तरफ इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भर देश बनाना चाहता है, और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए इंडिया ने मीनवाइल में काफी सारी रिफाइनरीज को स्टार्ट करने का प्रयास किया, जिसके अंदर कोशिश की गई कि इंडिया में भी अब क्रूड ऑयल अगर खरीदते हैं तो वो और सस्ते दामों पर मिलेगा, और वही अगर रिफाइनरीज इंडिया में लगाते हैं तो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। 1991 की अगर बात की जाती है तो 1991 के अंदर 5000 टन इंडिया ने स्टार्ट किया था। 5000 टन जो बढ़कर 2 लाख टन तक बन चुका था 2018 के अंदर, और उम्मीद की जा रही थी कि करंट में 9.3 मिलियन टन का उत्पादन कंजम्पशन चल रहा है। कंजम्पशन के अंदर जो कि 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा आपकी डिमांड्स भी डबल हो जाएंगी और इसके कंजम्पशन जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसे रोक पाना इनएविटेबल है, टाला नहीं जा सकता। इस परिस्थिति के अंदर पाम ऑयल प्रोड्यूसर जो बचते हैं, हमारे पास इंडोनेशिया है, मलेशिया है और भी कुछ कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया जो है एक तरीके से इस्लामिक कंट्री की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। इस्लामिक कंट्री की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इस्लामिक बैन के आधार पर इंडिया का सपोर्ट पॉसिबल है नहीं, और पाकिस्तान अकेला एक ऐसा न्यूक्लियर पावर है जो पूरे के पूरे इस्लामिक सेक्शन के अंदर अकेला कंट्री है। तो पाकिस्तान की मदद के लिए मलेशिया जो है उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहा है और भारत की बुराई करने का प्रयास कर रहा है। जब मलेशिया जो है भारत की बुराई करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंधों में वो खटास लाना चाहते हैं। अब परिस्थिति बदलती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स और कंडीशन। जैसे भारत ने आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किया, इधर से मलेशिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर इंडोनेशिया की तरफ हमारे स्थान बढ़ते हैं। इंडोनेशिया से हमें क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर आसानी से अवेलेबल हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि अब रिफाइनरीज इंडिया के अंदर चालू हो रही हैं और धीरे धीरे काम बढ़ाया जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स और कंडीशन मलेशिया जो है बेस्ट सोर्स है, क्योंकि हालांकि इतनी बड़ी डिमांड यहां की अभी रिफाइनरीज पूरी नहीं कर सकती है, और एकदम से हम मलेशिया का विद्रोह भी नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि हम बैन कर रहे हैं, ये कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि जिसको भी अगर इंडिया में रिफाइन ऑयल सेल करना है, तो रिफाइन ऑयल सेल करने के लिए आपको यहां पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये ऑन टर्म्स और कंडीशंस है कि किसको ओपनली लाइसेंस मिलेगा, किसको रिस्ट्रिक्शंस है और किसको बिल्कुल मना किया जाएगा। ये लाइसेंस देने का जो प्रोसीजर है ये DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा दिया जाएगा। ये उन परिस्थितियों पे दिया जाएगा जिन परिस्थितियों पे पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिक्स के आधार पर कंडीशंस अप्लाई होंगी। इससे यह भी कहा जा रहा है कि मलेशिया से जो इंपोर्ट है वो डिस्करेज होने के आसार बहुत ज्यादा हैं और इंडोनेशिया को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस भारत में जब ये काम शुरू होगा तो भारत में कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो भारी मात्रा में जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट भारी मात्रा में जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस में बेनिफिट्स मिलेंगे और भी बहुत सारे फायदे होंगे। प्लस हमें जो चीजें बाहर से मंगाने में कॉस्ट पड़ रही है, तो यहां पर अपने पास ये कॉस्ट जो हो जाएगी वो कम पड़ेगी, तो बेनिफिट धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब इंडिया ने ऐसा कंडीशन लगाया कि भाई अब हम सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदेंगे, रिफाइंड ऑयल नहीं खरीदेंगे। मलेशिया रिफाइंड भी बेचता है, लेकिन अपने देश के काम को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर कंडीशन को बनाना है, तो इंडोनेशिया से काम शुरू होगा। अब इंडोनेशिया से जब काम शुरू होगा और मलेशिया से भी काम रखा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू PORAM का मतलब पाम ऑयल रिफाइनर्स एसोसिएशन ऑफ मलेशिया, उनके अनुसार अब उन्हें कंपटीशन देना पड़ेगा प्राइस के आधार पर। किसको? इंडोनेशिया को प्राइस के आधार पर कंपटीशन देना पड़ेगा, जिससे भारत गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो सस्ते दामों पर तेल प्राप्त करेगी, जो भी उसे प्रोवाइड करेगा। और इंडियन
जो रिफाइनर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल सौदा रहेगा। अब बात आ जाती है नेपाल की। नेपाल ने पिछले कुछ समय के अंदर भारत के साथ संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया कई पॉइंट्स पर, जिसमें चाइना की सपोर्ट से उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी इससे पहले हमने एक लीपू लेक पर वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है नेपाल को और नेपाल पूरी तरीके से विरोध करने की कोशिश में है। इसकी वजह से पहले जब सारे के सारे लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे तो उसमें नेपाल को एग्जम्पशन दिया गया था कि आप आराम से यहां पर तेल बेचिए, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ओरिजिनेट में नेपाल और बांग्लादेश की बात आई तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इनको काफी रियायतें थी, टैक्स बैरियर्स छूटे हुए थे, क्योंकि साफ्टा के अंदर यह कंडीशन थी कि हम आपस में व्यापार करेंगे तो काफी एक दूसरे की सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर, यानी कल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि नेपाल में लीपू लेक को लेकर कुछ कदम उठाने की कोशिश करी और वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने भारत का विद्रोह किया, नारे लगाए। इस बात पर मैंने एक लाइन और बोली थी कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो दोनों देशों के बीच में व्यापार के संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वैसे आपको बता दूं कि 2017 से 2018 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6.82 बिलियन का व्यापार हुआ था और टोटल अगर बात करें तो 437 मिलियन का व्यापार होता है इन दोनों देशों के बीच में, जिसमें इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है नेपाल से बहुत सारी चीजें। दूसरा बेनिफिट क्या है कि नेपाल की बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग इंडिया में आकर जॉब करते हैं और यहां की करेंसी को अपने घर में भेजते हैं, जिससे इन्हें बहुत बेनिफिट होता है फॉरेन मनी का। लेकिन अब जैसे जैसे आपस के रिलेशन में दरार आती जा रही है तो इससे इंडिया के रोजगार बढ़ेंगे और नेपाल के रोजगार के अंदर दिक्कत आएगी, प्लस जो इतना बड़ा बेनिफिट है वो अब उसे नहीं मिलेगा। इसी बीच में जब ऐसी परिस्थिति आई तो भारत की आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी बहुत ज्यादा डिमांड में है। आत्मनिर्भर वाली पॉलिसी के अंदर अब इंडिया जो है सेल्फ सेंटर्ड कंट्री बनने की कोशिश में है, जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि जो जो बड़े आयात हम विदेशों से करते आ रहे हैं उन सभी चीजों को हम कोशिश करके ऑन डिमांड अपने ही देश में यूटिलाइज करने के लिए, सप्लाई करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ही बनाएंगे, ताकि इंडिया को जब ऐसे बनाया जाएगा तो इंडिया को विदेशों से मंगवाने की जगह फिर हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे और अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए इंडिया की रिफाइनरीज को चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी प्रेजेंट में अदानी विल्मार और अपनी रुचि सोया, जो ऑनर है पतंजलि के, अदानी विल्मार, रुचि सोया, इन दोनों की रिफाइनरीज जो है पाम ऑयल को लेकर ऑलरेडी तैयार है। और अगर बात की जाए क्रूड ऑयल की तो जनवरी 1, 20 के आधार पर जब मलेशिया की जगह इंडोनेशिया से या मलेशिया से क्रूड ऑयल की प्राइस वॉर के बाद ऑयल डिमांड किया जाएगा तो इन दोनों कंपनीज से काम चलाया जाएगा और देश की बड़ी बड़ी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। इससे गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, जॉब के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, और इकोनॉमी के आधार पर इसके अलावा एक्सपोर्ट जब होगा तो ऑटोमेटिकली उससे भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा मुनाफा कमाएगी। तो इसी नोट के साथ हम ये वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।